चलो यहां पे दिखाई देगा ना सबको? दिख रहा है ना? कोई ऐसा जिसको नहीं दिख रहा है? हाँ ठीक है। चल देखो, आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो है चैप्टर नंबर 2। हकीकत तो यह है कि पूरे पार्टनरशिप में अगर पार्टनरशिप को बांटे तो पार्टनरशिप के 3 ही चैप्टर बनते हैं। कितने चैप्टर होते हैं? सिर्फ 3। पहला आपने पढ़ा था फंडामेंटल, और जो दूसरा चैप्टर है उसे बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, कोई दिक्कत? और जो तीसरा चैप्टर है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। बस यही 3 चैप्टर हैं ही। अगर पूछा जाए तो सिर्फ ये 3 चैप्टर। फंडामेंटल में सिर्फ बेसिक चीजें आप पढ़ते हैं जिसमें पार्टनरशिप डीड आती है, पीएल एप्रोप्रिएशन है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो कि एक्सटेंडेड फॉर्म है किसका? प्रॉफिट एंड लॉस का। पूछा जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट? इट इज द एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और यहां पे कौन से आइटम लिखे जाते हैं? सारे आइटम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाला या चार्ज फ्रॉम प्रॉफिट वाला? अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं, चार्ज फ्रॉम प्रॉफिट। इसमें जितने भी आइटम जाते हैं वो सब प्रॉफिट का पार्ट होते हैं, उसके अगेंस्ट चार्ज नहीं होते। अगेंस्ट वाले आइटम कहां जाते हैं? पीएल में। कोई दिक्कत? इसके बाद वहां पे आपने बेसिक चीजें पढ़ी थी। पीएल के आइटम में 2-3 आइटम थे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकालते हैं, पार्टनर को सैलरी, पार्टनर को कमीशन, प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है। फिर उसके बाद तुमने पढ़ा कैपिटल अकाउंट, जहां पे फिक्स और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के बारे में पढ़ा। उसके बाद वहां पे गारंटी पढ़ी थी, एडजस्टमेंट जो एंट्री थी वो पढ़ी थी। वो सिर्फ बेसिक था जो कि फंडामेंटल में पढ़ाया जाता है। फंडामेंटली क्या होता है? बेसिक ही होता है। कोई दिक्कत यहां तक? अब जो फंडामेंटल के बाद दूसरा चैप्टर आता है कौन सा है? रिकॉन्स्टिट्यूशन। रिकॉन्स्टिट्यूशन और डिसोल्यूशन में डिफरेंस क्या होता है? 11th में फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पढ़े थे, वहां पे जब पार्टनरशिप पढ़ाया गया था तो एक लाइन कही जाती थी, पार्टनरशिप के खत्म हो जाने से पार्टनरशिप फर्म नहीं बंद होती। पार्टनरशिप के खत्म हो जाने से पार्टनरशिप फर्म बंद, लेकिन पार्टनरशिप फर्म के बंद हो जाने से पार्टनरशिप, ये पढ़े थे। जैसे ये मान लीजिए 3 लोग हैं, इनके बीच में पार्टनरशिप कब खत्म होती है? जब इनके पार्टनरशिप डीड में कोई चेंजेस आता है। कहां पे? ध्यान से सुनिएगा बात को। पार्टनर्स के बीच में पार्टनरशिप कब खत्म होती है? जब पार्टनरशिप डीड में कोई चेंज आता है। अब पार्टनरशिप डीड में चेंज कैसे आएगा? इन तीनों ने डिसाइड किया, अभी तक ये इक्वल बांटते थे 1:1:2। अब इन्होंने ये डिसाइड किया नहीं, अब हम बांटेंगे 2:3:5 में। बताओ, जैसे ये चेंज हुआ तो ये पुरानी वाली पार्टनरशिप डीड खत्म हो जाएगी। जब पुरानी वाली पार्टनरशिप डीड खत्म हो जाएगी तो पुरानी पार्टनरशिप भी, और जैसे ही एग्रीमेंट चेंज होगा और अब एग्रीमेंट में ये लिखा जाएगा तब नई पार्टनरशिप डीड आएगी, नहीं आएगी। कोई दिक्कत? समझ में आया? दूसरी सिचुएशन में 3 लोग थे, उन्होंने सोचा एक चौथे बंदे को और लाते हैं, तो कैपिटल लेके आएगा। कुछ कैपिटल की हमको नीड थी, इसलिए हम चौथे को ले आए। तो बताओ, पहले एग्रीमेंट में कितने लोग का नाम लिखा था? 3। अब कितने लोग का नाम लिखेंगे? 4। तो बताओ, पुरानी पार्टनरशिप डीड खत्म और नई पार्टनरशिप डीड आई, तो क्या फर्म बंद हो गई? क्या फर्म चल रही है। इसे कहते हैं पार्टनरशिप डीड का खत्म होना या पार्टनरशिप का खत्म होना। कोई दिक्कत? अब मान लीजिए ये 3 लोग थे, एक की डेथ हो गई या एक रिटायर्ड हो गया, तो पहले तो उसमें 3 लोग का नाम लिखा था ना, अब 2 लोग का लिखा जाएगा, तो पुरानी पार्टनरशिप डीड खत्म। तो ऐसे केसेस में इस केसेस को क्या कहते हैं? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, कि पहले वाली पार्टनरशिप खत्म, अब जो बचे हैं उनके बीच में एक नई पार्टनरशिप रिकॉन्स्टिट्यूट की जाएगी। तो पेपर में या अक्सर कभी कभी वाइवा में पूछ लिया जाता है
कि व्हाट डू यू मीन बाय रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, या रिकॉन्स्टिट्यूशन कब कब होता है। अब बच्चा पढ़ा तो होता है, क्या पढ़ा होता है, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, चेंज इन पीएसआर अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, उसको ये सब पता होता है। लेकिन वो इतनी छोटी चीज भूल जाता है कि रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है। तो अगर हम पार्टनरशिप को तोड़ दें तो सिर्फ 3 पार्ट में, पहला फंडामेंटल, दूसरा और तीसरा डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन मतलब कोई फर्म बंद हो जाना, ताला लग गया, जब फर्म बंद तो बताओ ये बचेंगे, सब बंद, सारी पार्टनरशिप खत्म। तो बस दोनों में इतना ही डिफरेंस होता है, रिकॉन्स्टिट्यूशन और डिसोल्यूशन में। रिकॉन्स्टिट्यूशन मतलब पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाना, लेकिन पार्टनरशिप फर्म नहीं, और पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व का मतलब सब बंद हो जाना। कोई दिक्कत? तो अभी हम पहला पढ़ चुके थे, अब हम इसको देखेंगे। इसमें भी 2 चैप्टर पढ़ चुके हो, एज अ रिविजन हम इसे फिर से देखेंगे, जिसके स्कूल में जो भी एग्जाम हो कम से कम वहां पे आ जाए। ठीक, आगे बढ़े, चलो। देखो बेटा, ये जो आता है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, इसमें तुम्हारे 3 से 4 चैप्टर बनते हैं। किसी बुक में 3 चैप्टर दिखाई देंगे, किसी में 4, लेकिन हम इसे 1 मान के चलते हैं। और इनके जितने भी ट्रीटमेंट होंगे वो सभी चैप्टर में एक जैसे हैं भाई। जब सब का सब क्या है, रिकॉन्स्टिट्यूशन। अब ये दोनों मार्कर अगर मार्कर हैं, एक नीला है एक काला है, दोनों ब्लैक होते तो इंक भी तो दोनों ब्लैक ही यूज होती, कि दो अगर ब्लैक है तो एक में नीला है एक में काला यूज होगा, नहीं ना। ये क्या लिखा है, रिकॉन्स्टिट्यूशन। रिकॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी चैप्टर लिखूंगा तो सभी में ट्रीटमेंट एक जैसा होता है, उसमें चेंज, जहां पे थोड़ा बहुत चेंज आएगा वो हम बस बता देंगे, उसको तुम लोग अच्छे से पकड़ लेना, कोई दिक्कत। चलो, इसमें जो आप पहला चैप्टर पढ़ते हैं अपनी बुक में वो है चेंज इन पीएसआर एमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर, एग्जिस्टिंग चेंज इन पीएसआर एमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। जो इसके बाद आप चैप्टर पढ़ते हैं वो कौन सा है, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। और जो तीसरा चैप्टर इसमें है रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर। हम इसको एक साथ लेते हैं, आपका रिटायरमेंट एंड डेथ। हो सकता है बुक में ये अलग अलग हो, किसी बुक में एक साथ मिलता है, किसी बुक में अलग अलग मिलता है। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन इन सिचुएशन में होता है। रिकॉन्स्टिट्यूशन के सिचुएशन और भी हैं जो आपको आगे मिलेंगे, जिसका अमलगमेशन एक होता है। क्या होता है, अमलगमेशन। अमलगमेशन में क्या होता है, जब 2 फर्म एक साथ मिल जाती हैं, 2 फर्म एक साथ मिलकर एक नई फर्म बनाती हैं। तो मान लीजिए एक फर्म में 3 पार्टनर थे, एक फर्म में 3 पार्टनर थे, अब सब मिल गए, कितने हो गए, 6। तो अब एक नई पार्टनरशिप डीड बनेगी कि नहीं बनेगी, उसे क्या कहते हैं, अमलगमेशन। और उस सिचुएशन को भी क्या कहते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन। कोई दिक्कत? तो हालांकि अभी आपके लेवल पर सिर्फ 3 चीजें पढ़नी है, तो आज क्या स्टार्ट किया जाएगा, बस ध्यान इतना दीजिएगा कि मैं जो भी कहूं कि तीनों में सेम है उसको आप याद रखिएगा। वो कहीं भी तीनों चैप्टर में आता है, तो आप चैप्टर वाइज मत पढ़िएगा, ये इस चैप्टर में ऐसा था तो उस चैप्टर में ऐसा था तो उस चैप्टर में ऐसा था। बच्चों की आदत क्या, याद कर लेते हैं, ये एडमिशन में आएगा तो ऐसा होगा, यहां आएगा तो ऐसा होगा, यहां आएगा तो ऐसा होगा। याद मत कीजिए, आप क्या पढ़ रहे हो, रिकॉन्स्टिट्यूशन। रिकॉन्स्टिट्यूशन में जो चीजें होंगी वो जनरली हर जगह सेम होगी। कोई दिक्कत? चलिए स्टार्ट किया जाता है कहां से, चेंज इन पीएसआर से। देखो चेंज इन पीएसआर में सबसे पहले क्या होता है, इस चैप्टर का मतलब जानिए। 3 पार्टनर होते हैं, अभी तक ये रेशियो बांटते थे 1:1:2, लेकिन अब इन्होंने डिसाइड किया 2:3:5। क्या कोई गया पार्टनर आया, क्या कोई पार्टनर गया, नहीं। ये जो एग्जिस्टिंग पार्टनर थे इनके बीच में सिर्फ क्या चेंज हो गया, पीएसआर चेंज हो गया। कोई डाउट? तो कौन से चैप्टर का क्वेश्चन हो जाएगा। अब इसमें क्या क्या चीजें पढ़नी है, कौन कौन से टॉपिक है, कौन कौन से टॉपिक सब में सेम है,
वो ध्यान से देखिएगा। हटा दें से, लिखते हैं साथ में। अगर देखिए इसमें कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ना है। सबसे पहले क्या है, न्यू पीएसआर, जो कि इस चैप्टर के हर एक क्वेश्चन में गिवन होता है। आपको यहां पे इसकी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद यहां पे आता है गेनिंग रेशियो, सैक्रिफाइस और, जो कि इन तीनों में मैं सिर्फ एक वर्ड बोलूंगा, रिकॉन्स्टिट्यूशन। आप समझ जाइएगा कि वो सभी में एक जैसा होता है, कोई दिक्कत। तो जो सैक्रिफाइस और गेनिंग रेशियो होता है वो पूरे रिकॉन्स्टिट्यूशन में एक जैसा होता है। मतलब चाहे ये हो, चाहे एडमिशन हो, चाहे रिटायरमेंट या डेथ हो, ये एक ही जैसा निकलता है, इसमें कोई चेंज नहीं आता। इसके बाद वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ये भी पूरे रिकॉन्स्टिट्यूशन में एक जैसी होती है। 3 मेथड होते हैं और तीनों मेथड सभी में एक जैसे होते हैं। पूरे रिकॉन्स्टिट्यूशन और वैल्यूएशन के अगर 3 ही मेथड हैं, तीनों अप्लाई होंगे। एक चौथा मेथड कौन सा होता है, हिडन गुडविल। भाई 3 तो आपने पढ़ा होगा, कौन कौन सा, कौन कौन सा, मुझे बोलो। अरे एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड, ये 3 मेथड थे। और चौथा जो निकालते हैं वो है हिडन गुडविल, यही आता है। ये सभी में एक जैसे हैं। इसके बाद ट्रीटमेंट ऑफ, बस चैप्टर वाइज यही बदलता है। वो भी सिर्फ कहां, सिर्फ एडमिशन में, सिर्फ कहां, एडमिशन में इसका ट्रीटमेंट थोड़ा सा बदल जाता है। बाकी आप देखोगे तो चाहे आपका चेंज इन पीएसआर हो, चाहे रिटायरमेंट हो या फिर डेथ हो, इसका ट्रीटमेंट सेम होता है, जो यहां पे वही वहां पे। लेकिन सिर्फ एडमिशन में थोड़ा सा चेंज होता है, जहां चेंज आएगा वो हम बता देंगे। लेकिन याद रखिएगा कि इसका ट्रीटमेंट ये तो सभी में एक जैसा, लेकिन ये सेकंड चैप्टर में और रिटायरमेंट में और डेथ में एक जैसा होता है। इसके बाद एक डबल टिक आइटम मैंने बताया था, डबल टिक आइटम, जिसको देखते हैं उस पर डबल टिक लगाते थे। एक याद रखने का तरीका बताए थे। डबल टिक आइटम कौन से थे, जो प्रॉफिट एंड लॉस एंड आपका रिजर्व एंड फंड होता है, जितने भी रिजर्व फंड हैं और प्रॉफिट एंड लॉस है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में होता था। उन्हीं को मैं क्या कहता हूं, डबल टिक आइटम। आप भी उनको क्या मानेंगे, डबल टिक आइटम। और पूरे रिकॉन्स्टिट्यूशन में ये आइटम कहीं भी दिखाई देंगे, इनका हम डबल टिक लगा देंगे, कोई दिक्कत। इसके बाद इवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, ये भी पूरे रिकॉन्स्टिट्यूशन में एक जैसा होता है, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं आती। अब बताइए बचा क्या, पूरे रिकॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ यही पढ़ना है, सिर्फ इतनी चीज। इसके बाद जो आप अकाउंट बनाते हो वो अलग अलग है। अकाउंट में कौन कौन से अकाउंट बनाते हो, अकाउंट की बात अगर मैं बोलूं तो पहला कौन सा अकाउंट बनाते हो, इवैल्यूएशन अकाउंट, ये पूरे रिकॉन्स्टिट्यूशन में एक जैसा बनता है। दूसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये भी एक ही जैसा बनता है, कहीं कोई चेंजेस नहीं। तीसरा कैश या फिर बैंक अकाउंट, इसकी भी सब में एक जैसा बनता है। लास्ट में बैलेंस शीट, यही 4 तो बनते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन। पूरे रिकॉन्स्टिट्यूशन में चाहे वो चेंज इन पीएसआर हो, चाहे एडमिशन हो, चाहे रिटायरमेंट या डेथ, इन 4 के अलावा कोई 5वां बनता है क्या, सभी बनता है। जो अकाउंट है सब में एक जैसा बनता है। और इसके अलावा एक चीज क्या बनती है, जनरल एंट्री,
तो अगर आप अकाउंट बनाना सीख लियो तो जनरल आसान हो जाता है। ये तो 11th में पढ़े थे ना, जनरल से लेजर में पोस्टिंग करना और लेजर से जनरल में पोस्टिंग करना। कोई दिक्कत? तो अगर अकाउंट सीख गए तो ये बना लोगे, ये सीख गए तो अकाउंट बना लोगे। आगे बढ़े, यहां तक हो गया। तो आइए इसके एक एक टॉपिक को समझते हैं। मैक्सिमम चीजें यहाँ पे देखी जाती हैं, एक दो लेक्चर में चैप्टर खत्म हो जाएगा। क्योंकि ऑलरेडी आप इसे पढ़ चुके हो तो यहाँ बहुत ज्यादा चीज बताने की जरूरत नहीं है। और फिर देखते हैं मैक्सिमम जितनी चीज होगी एक यहाँ पे हम सब कुछ बता देंगे। हटा दें इसे। देखो सबसे पहले क्या, नहीं सैक्रिफाइस और गेनिंग रेशियो, ये तो क्वेश्चन में दिया होगा। जैसे मानिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ए बी सी पार्टनर थे 1:1:1 में। अब इन्होंने डिसाइड किया कि फ्यूचर में ये बांटेंगे 2:3:5। ये इनका फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। फ्यूचर में इन्होंने डिसाइड किया, कहेगा कैलकुलेट सैक्रिफाइस और गेनिंग रेशियो। अब ये बताओ इसमें ओल्ड कौन सा है, न्यू कौन सा है? ठीक, सॉल्यूशन कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइस और गेनिंग रेशियो। याद रखिएगा बीच में मैंने क्या लिखा है, कई बच्चे एंड लिख देते हैं। क्या किसी का दोनों आएगा क्या? या तो ये आएगा या तो ये आएगा, किसी भी पार्टनर का दोनों तो आएगा नहीं। कोई दिक्कत? चलो इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है सैक्रिफाइस रेशियो का ओल्ड रेशियो माइनस, और गेनिंग का फॉर्मूला क्या होता है? न्यू माइनस ओल्ड। ये पूछा जाता है कहां पे? ऑब्जेक्टिव में। अक्सर पेपर में, और बच्चा अक्सर देखोगे बच्चों को याद क्या होता है? ओल्ड माइनस न्यू। बच्चा पढ़ता कैसे है पता है? उसने एक फॉर्मूला पढ़ लिया, ओल्ड माइनस न्यू। पॉजिटिव आया तो सैक्रिफाइस, निगेटिव आया गेनिंग। बस उसके दिमाग में यही बैठा होता है। पॉजिटिव आया तो सैक्रिफाइस, निगेटिव आया तो गेनिंग। अब पेपर में पूछा गया गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला बताओ, ओल्ड माइनस न्यू। क्योंकि सारे क्वेश्चन को तो ओल्ड माइनस न्यू से ही लगाया है ना, उसने कभी न्यू माइनस ओल्ड तो पढ़ा ही नहीं। वो तो बस खाली एक फॉर्मूला लेके चल रहा है, ओल्ड माइनस न्यू, पॉजिटिव तो सैक्रिफाइस, नेगेटिव तो। वो बेटा प्रैक्टिकल पे अप्लाइड है, वो प्रैक्टिकल पे अप्लाइड है, वो सही है। प्रैक्टिकल के टाइम हम अलग अलग नहीं लगा सकते, लेकिन अगर ये पूछ लिया ऑब्जेक्टिव में तब, तो क्या दोनों का फॉर्मूला एक होगा? तो सैक्रिफाइस का फॉर्मूला क्या है, गेनिंग का क्या है? इसको याद रखना। ठीक, लगाने के बिहाफ से आप सिर्फ एक को याद रखिए, कौन सा? ओल्ड माइनस न्यू सैक्रिफाइस। ध्यान से देखिए कितने लोग थे? ए बी सी। इनका ओल्ड रेशियो क्या है? ये 1/3 लिखने में कोई दिक्कत है? कोई समस्या? चलो माइनस 2 3 5 5 10, 2/10 सॉल्व कीजिए। एलसीएम कितना आएगा? इतना ही आएगा। चलिए बताओ, इसमें बताओ। कोई दिक्कत? इसमें बताओ कितना हो जाएगा? यहां पे देखिए 10 में से 15 जाएगा तो -5 बचेगा। कहां? अच्छा ये एलसीएम 30। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत? अब देखो इसमें पॉजिटिव आंसर कौन से हैं? ये तो पॉजिटिव है, जो पॉजिटिव है वो क्या हो जाएगा, और जो नेगेटिव है वो क्या हो जाएगा? अब इसका आंसर लिखेंगे कैसे? 10 ए सैक्रिफाइस, ए एंड बी सैक्रिफाइस 4/30 एंड 1/, ए एंड बी सैक्रिफाइस 4/30 एंड सी गेन
-5 नहीं, 5/30। जो माइनस है, माइनस दिखाता है किसको? तो जब आप लिखोगे सी गेनिंग तो -5/30 नहीं लिखोगे, 5/30 लिखोगे। माइनस का इंडिकेशन सिर्फ गेनिंग के लिए है कि माइनस आया है मतलब ये गेन किया है। कोई दिक्कत? तो बेटा सैक्रिफाइस और गेनिंग रेशियो का बस यही एक फॉर्मूला है, ओल्ड माइनस न्यू, जो कि चाहे चेंज इन पीएसआर हो, चाहे एडमिशन हो, या फिर रिटायरमेंट हो, या फिर डेथ हो, इसके अलावा कोई भी फॉर्मूला यूज नहीं होगा। कोई दिक्कत? समझ में आया इतना? आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे ध्यान से देखो, इसको हटा दें। कौन एक टॉपिक हो गया? अब दूसरा टॉपिक है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ध्यान से सीखिए। गुडविल के यहां पे 3 वैल्यूएशन होते हैं, 3 टाइप्स की वैल्यूएशन होती है। पहला एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा और तीसरा कैपिटलाइजेशन। कैपिटलाइजेशन 2 तरीके से होता है। एक होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, एक कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। कोई दिक्कत? एवरेज प्रॉफिट के भी 2 मेथड होते हैं, यहां लिखते हैं। एवरेज प्रॉफिट के 2 मेथड, एक होता है सिंपल एवरेज प्रॉफिट और दूसरा कौन सा होता है? क्या कहते हैं? मल्टीप्लायर मेथड, या इसका दूसरा नाम कौन सा है? वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। याद रखिएगा, इसका दूसरा नाम है वेटेड एवरेज प्रॉफिट। मैंने ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है। एक सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड होता है, एक वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड होता है। और वेटेड एवरेज प्रॉफिट को क्या कहते हैं? मल्टीप्लायर मेथड कहते हैं। कोई दिक्कत? अक्सर ये 2 पूछा जाता है। इसमें से मैंने 1-2 बार, क्या कई बार सीयूईटी के एग्जाम में ये देखा है। और बच्चा पढ़ता क्या है पता है? बच्चा पढ़ता है ज्यादातर वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। क्या पढ़ता है? उसको मल्टीप्लाइड पता नहीं होता कि मल्टीप्लाइड मेथड कौन सा है। वो खाली 2 चीज जानता है, एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। और दे दिया क्वेश्चन कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइड मेथड, कैलकुलेट गुडविल बाय मल्टीप्लाइड मेथड। कंफ्यूज? सर ये कौन सा आउट ऑफ सिलेबस आ गया है? ऐसा मेथड तुम्हारा सर कभी पढ़ा ही नहीं है ना, इसी को कहते हैं मल्टीप्लाइड मेथड। ठीक, सुपर प्रॉफिट सिंपल होता है, इसके 2 मेथड होते हैं। टोटल ये है वैल्यूएशन का फॉर्म। कोई डाउट? अब बताइए, एक पे आगे बढ़े, एक पे आगे बढ़े। कौन सा आता है, कौन सा नहीं आता? सब आता है, सब आता है। क्वेश्चन लगा लोगे सबके? ये बताएं, सब आता है कि वैल्यूएशन एक बार बता दें? ध्यान से सुन लीजिएगा, एक बात मैं बता रहा हूं, अगर एडमिशन में आएगा वैल्यूएशन इसी तरीके से निकाली जाएगी, वहां नहीं बताऊंगा भाई। एक बार तीनों मेथड अगर सब बता दिए तो क्या इसे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में बताने की आवश्यकता है? एक बार अगर आपने सारे क्वेश्चन निकाल लिए, गुडविल को निकाल लिया, तो क्या बार बार बताने की जरूरत है? क्योंकि पूरे ही कॉन्स्टिट्यूशन में वैल्यूएशन एक जैसा होता है, बस यही वैल्यूएशन है गुडविल का, और कोई दूसरा वैल्यूएशन नहीं है। ठीक, तो चलो एक एक को अच्छे से समझते हैं। इसे हटा दें।
पहला मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसका जो पहला पार्ट है वो कौन सा है? ये कहने में सिंपल है, ये कहने में खाली सिंपल है, ये टफ कब बनता है? कब बनता है? नहीं बताते, क्वेश्चन जब आता है, जब समझ में नहीं आएगा टफ तो बनेगा ही। अच्छा, कोई ऐसा भी है जिसको इंग्लिश पढ़ के हिंदी नहीं समझ में आती? इंग्लिश पढ़ ली है, पता नहीं उसकी हिंदी क्या है। अब देखो, इसको बोलना बड़ा आसान है, एवरेज प्रॉफिट मेथड। थोड़ा इसको हिंदी में बोल सकते हो, क्या लिखा है ये? आसान, वाह आसान। आगे एवरेज को क्या बोलते हैं? अब यही तो समस्या है, ना तुम इंग्लिश से हिंदी बोल पाओगे और ना हिंदी से इंग्लिश बोल पाओगे। भाई इंग्लिश में सेंटेंस लिखा है, इंग्लिश में क्या लिखा है? सेंटेंस। तो उसको पढ़ के समझ ही नहीं पाए कि ये लिखा क्या है। हिंदी में लिखा है तो भी नहीं समझ पाए। तो यहाँ पे क्या है बताओ? मध्य, साधारण मध्य, वाह माध्य, मीन। अच्छा, ये मीन पढ़ रहा है, माध्य माध्यिका बहुलक, मीन मीडियन मोड, माध्य माध्यिका और बहुलक। बेटा इसको कहते हैं औसत। एवरेज सुनो ना, औसत, औसत कहते नहीं एवरेज को। एवरेज प्रॉफिट मेथड मतलब औसत लाभ विधि। औसत लाभ विधि यही होता है, औसत लाभ विधि। अब बोलने में आसान है, इसलिए हम इंग्लिश पढ़ते हैं, समझना मुश्किल है, इसलिए क्वेश्चन ही नहीं समझ में आता कि क्वेश्चन में लिखा क्या है। अच्छा ये बताओ, अगर नहीं समझ पाओगे तो क्या कोई समाधान है? अगर तुमने नहीं समझ पाए लिखा गया है तो फिर कोई भी क्वेश्चन आ जाए नहीं लगा पाओगे। समझ गए सब लगा लोगे, नहीं आया कुछ भी नहीं लगा पाओगे। तो ये चीज थोड़ा सा इंश्योर हो जाइएगा। और अच्छा, ये आएगा कब? जब ज्यादातर बुक खोल के पढ़ोगे। आज के समय में तो बुक खुलती नहीं होगी, यहां जो पढ़ लिए घर गए, बांध पढ़ी, कौन उठाए बुक? बहुत समस्या है आजकल, तो सब कुछ याद है हमको। जब तक बेटा लिखने की आदत नहीं डालोगे लिख नहीं पाओगे, पढ़ने की आदत नहीं डालोगे पढ़ नहीं पाओगे। ठीक है, चलो आओ क्या देखते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसमें सबसे पहले हमको जो कैलकुलेट करना होता है वो क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट होता है। कैसे निकालते हैं? सम ऑफ प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर। क्या आ जाएगा? एवरेज प्रॉफिट मिल जाएगा। जैसे एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा हम क्या निकालेंगे? गुडविल ऑफ द फर्म। ये पूरे फर्म की होती है, ठीक। गुडविल ऑफ द फर्म कैसे? एवरेज प्रॉफिट इनटू, अब इनटू में जनरली बता दिया जाता है नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर, यही आता भी है, बट मैं कहूंगा इनटू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इनटू जनरली बच्चे आप क्या लिखता है? नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर लिखता है ना। हमने क्या लिखा? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अच्छा देखो, ये बताओ क्या सभी क्वेश्चन में सिर्फ परचेजिंग ईयर दिया होता है? कभी कभी बोलता है एवरेज प्रॉफिट का 200%, एवरेज प्रॉफिट का 200% क्या होगी? तो एवरेज प्रॉफिट का 200% कैसे लिखेंगे? 200/100। वो क्या परचेजिंग ईयर है? कभी कभी बोलता है एवरेज प्रॉफिट का 5 टाइम्स क्या है? गुडविल। तो एवरेज प्रॉफिट इंटू 5। कोई दिक्कत? अच्छा, जो परचेजिंग ईयर होता है इसका मतलब क्या है? बता सकते हो? ये जो लिखते हैं, ये क्वेश्चन बच्चा लिख तो लेता है नंबर ऑफ, लेकिन होता क्यों है? अच्छा, इसका मतलब क्या होता है? बट इतने साल खरीदा है, इतने साल खरीदा है बस,
नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर। बेटा होता क्या है पता है? गुडविल कितने टाइप की होती है मालूम है? गुडविल 2 टाइप्स की होती है। अभी आपने कौन सी पढ़ी है? आपने सोचा मेहनत करो, काम करो, नेम एंड फेम बनाओ। गुडविल इज द नेम एंड फेम ऑफ द बिजनेस। अभी तक सिर्फ आपने ये पढ़ा। खूब मेहनत कीजिए और अपना नाम कमाइए। जो भी बिजनेस का नेम एंड फेम हो जाता है वो क्या होती है? गुडविल। ये जो आपने पढ़ा है इसको कहते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल। खुद से बनाए हैं, किसी की हेल्प नहीं लिए, इसे कहते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल। और एक गुडविल आती है जो हम दूसरे की ले लेते हैं। दूसरे की ले लेने का मतलब दूसरे की गुडविल ले लेते हैं। वो तुम लोग बुद्धिमान ज्यादा हो। चलो, दूसरे की ले लेने का ये मतलब नहीं है कि मतलब गुडविल, नेम एंड फेम। जैसे आजकल बहुत ज्यादा सर्कुलर में है, यूट्यूब चैनल वगैरह होता नहीं है, 1000 किसी सब्सक्राइबर हो गए, ला अपना चैनल बेच दो, या किसी का बना बनाया बिजनेस ले लो। जैसे इस समय अंबानी जी की कंपनियों में बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किया, उनके शेयर्स लिए, तो मतलब वो क्या है? रिलायंस की गुडविल को कहीं ना कहीं उससे अटैच हो गए हैं। अब मान लीजिए किसी का बना बनाया बिजनेस था, उससे नहीं चल पाया, लेकिन उसका नाम हो चुका था, नेम एंड फेम बन चुका था। आप गए सीधे उससे उसका बिजनेस खरीद लिए। जब बिजनेस लोगे तो उसका नाम भी तो आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? उसे क्या कहते हैं? परचेज्ड गुडविल। गुडविल 2 तरीके की होती है, एक होती है सेल्फ जनरेटेड, एक होती है परचेज्ड। अब ये बताओ, जब भी तुम किसी का नेम एंड फेम लोगे, क्या जिंदगी में उसी के नेम एंड फेम पे चलोगे? तुम सोचोगे कि एक समय बाद तो मुझे अपना नाम बनाना, लोग मुझे जाने, इनके नाम से ना जाने, लेकिन अभी तो उसी के नाम से जानेंगे ना। तो उसके नाम से वो कितने दिन तक जानेंगे? यही होता है कि तभी आता है जब हम किसी की गुडविल को खरीदते हैं और हम ये अनुमान लगा लेते हैं कि इसका बेनिफिट हमको अगले 3 साल, 5 साल, 7 साल के लिए मिलेगा। तो वही क्या होता है? तो नंबर ऑफ परचेजिंग ये क्या होता है मालूम चला? ये कब आता है? कौन सी गुडविल में? सेल्फ जनरेटेड या परचेज? परचेज गुडविल में। यहां तक कोई दिक्कत? समझ में आ गया? आगे बढ़े, चलो। तो बेटा देखो, यहां मैंने क्या लिखा है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में जो भी होगा उसको यहां लिख दीजिएगा। परसेंटेज बोलेगा परसेंटेज, टाइम्स बोलेगा टाइम्स, नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर बोलेगा तो वो लिख देना, जो कहेगा वो लिख दो। एक आध क्वेश्चन देख लें, आओ। मानिए पिछले 5 साल का प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया है, पिछले 5 सालों का प्रॉफिट कितना दिया था? 1 2 3 4 5। पिछले 5 सालों का प्रॉफिट दिया था, बीच में एक जगह लॉस हो गया था। कब? हमें 2014 में। बाकी सब क्या हुआ था? प्रॉफिट हुआ था। बीच में क्या हो गया था? लॉस हो गया था, बाकी सब में प्रॉफिट। इन पिछले 5 सालों का प्रॉफिट दिया है और ये जो था आपको निकालना है। यहां पे दिया है गुडविल इज वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज। 2 ईयर मतलब परचेजिंग ईयर कितना दिया है? 2 ईयर। या गुडविल इज 3 टाइम्स ऑफ एवरेज प्रॉफिट भी वो बोल सकता है। गुडविल इज 3 टाइम्स ऑफ एवरेज प्रॉफिट, जो बोल दे। आपको क्या निकालना है? कैलकुलेट गुडविल। क्या निकालना है? कैलकुलेट गुडविल बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो चलो क्या किया जाएगा? यहां क्या लिखा है? सम ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट को सभी को जोड़ देंगे, कितना आएगा? आप जोड़िए, देखिए 2 3 5, 5 में से गया प्रॉफिट प्लस लॉस माइनस 2 3 5 माइनस 1 प्लस 8 प्लस 18। कोई दिक्कत? सम ऑफ प्रॉफिट कितना आया? अपॉन नंबर ऑफ ईयर कितने थे? कितना हो जाएगा? 6000। ये 6000 क्या आ गया? एवरेज प्रॉफिट। सम ऑफ प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर। तो समझ में आया? प्रॉफिट को जोड़ेंगे, लॉस माइनस हो जाएगा। कोई दिक्कत?
अब दूसरी चीज क्या निकालेंगे, गुडविल। एवरेज प्रॉफिट कितना आया था, अब यहां पे क्या दिया, 2 ईयर परचेज, तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। बोलता 3 टाइम्स, 3 से मल्टीप्लाई हो जाता। बोलता 20%, एवरेज प्रॉफिट का 20%, तो 20% हो जाता। जैसा क्वेश्चन में बोलेगा वैसा आपको करना है। कितना हो जाएगा, समझ में आ गया, कोई दिक्कत, कोई कॉन्सेप्ट, कोई ऐसी चीज जो समझ में ना आया हो, आ गया। एवरेज प्रॉफिट में सिंपल एवरेज प्रॉफिट आप निकाल लोगे, किसी कोई दिक्कत है नहीं, पक्का। अब ये क्वेश्चन तो ये तो बड़ा आसान था सर, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। ये टफ कब बनता है, जब हम बनाएंगे तब टफ कब बनेगा, जब हम बनाएंगे फिर टफ हो जाएगा। नहीं तो आसान दिया ही हुआ है सर, जब पेपर में आता है तो टफ हो जाता है। चलो देखो, ये टफ कब बनता है पता है, जब इसमें 2-3 चीजें इंक्लूड की जाती हैं। एबनॉर्मल लॉस या प्रॉफिट, नॉर्मल लॉस या प्रॉफिट। ये डिफिकल्ट तभी बनता है जब इसमें एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल प्रॉफिट या नॉर्मल लॉस या नॉर्मल प्रॉफिट बनता है। वो डिफिकल्ट नहीं होता, थोड़ा सा समझने का फेर है। आपको यहां पे जो चाहिए होता है, ये वाला जो प्रॉफिट आता है, ये प्रॉफिट जो आप जोड़ते हो ना, सम ऑफ प्रॉफिट, ये प्रॉफिट एक्चुअल प्रॉफिट होता है। यहां पे जो आप प्रॉफिट लेते हो कौन सा होता है, कि साल भर में जो आपको एक्चुअल प्रॉफिट हुआ। बस दिमाग में ये कॉन्सेप्ट बैठा के रखो कि हमको जो गुडविल निकालते समय प्रॉफिट चाहिए होता है, वो कैसा प्रॉफिट होता है, एक्चुअल प्रॉफिट हमको चाहिए। तो जब ये दोनों आएंगे तो दिक्कत आएगी। चलो फिलहाल ये हल्का सा, जब ये क्वेश्चन हम बताएंगे नेक्स्ट में तब इसको बता देंगे। आज पहले सभी का कॉन्सेप्ट सीख लेते, बेसिक कॉन्सेप्ट जो आसानी से हम लगा सकते हैं सबको। हो गया, एवरेज प्रॉफिट आ गया, कोई दिक्कत। ये एवरेज प्रॉफिट का कौन सा मेथड था, सिंपल। अब हम दूसरा हेडिंग डालिए, मल्टीप्लायर मेथड। इसे हटा दें इधर, कोई दिक्कत, समझ लो बेटा तुम, ये तो बाले जो है झटकते जाओगे। ये तो पढ़ने में वैसे बहुत अच्छे हो, पढ़ाई तुम्हारी वैसे बहुत अच्छी चल रही है, जो बताया वो उसको भी देख लो। कहीं अगर नहीं समझ में आता है सीख लो, ठीक। वीडियो देखने से तो काम चलेगा नहीं, मतलब मैं यहाँ सामने खड़ा हूं तब नहीं पढ़ेंगे सर। वीडियो तो पढ़ी है कि कभी भी देख के पढ़ लेंगे। अरे तो ये वीडियो जो है वो आपकी ही सहूलियत के लिए है, कभी भूल गए तो लेक्चर देख लो। ये नहीं कि सर यहाँ नहीं पढ़ेंगे, वीडियो तो है ही। वीडियो बच्चा पढ़ नहीं पाता है, हकीकत तो यही है। चाहे भाई अगर वीडियो से पढ़ लिए होते, लाखों वीडियो पड़ी हुई है, पढ़ लो। उसको भी 2x में देखते हैं, जल्दी 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 जल्दी, नहीं तो स्किप बहुत है ये सब। ठीक है, भगाओ भगाओ भगाओ। यहां तो भगा नहीं पाओगे, यहां भगा लोगे। भगाओ, 2x लगा दो यहाँ पे, फटाफट फटाफट भागे। थोड़ा पढ़ लो अच्छे से, हटा दे से। चलो अब बच्चा देखो, यहां पे हम दूसरा क्या लिखेंगे, नहीं वेटेड तो सब जानते हैं, हमेशा मल्टीप्लायर बोलिएगा भाई। वेटेड तो आम बात है, वो तो पता ही चल जाएगा वेटेड है। मल्टीप्लायर मेथड, कोई दिक्कत। इसके फॉर्मूले में बहुत ज्यादा चेंज नहीं आता, कॉन्सेप्ट वही है जो आपने सिंपल में पढ़ा था। बस इसमें एक चीज ऐड हो जाती है, क्या, वेट। क्या होता है वेट, मतलब जो क्वेश्चन मिलेगा, क्वेश्चन में आपको दिया होगा प्रॉफिट, मान लीजिए अगले 5 सालों का प्रॉफिट दिया होगा। क्या प्रॉफिट लिखे थे अभी, जल्दी लिखाओ। 1000 माइनस हुआ था, चलो आगे। कोई दिक्कत, ये दिया हुआ था प्रॉफिट 5 सालों का। अब होता क्या है, इसी के बगल में इसका वेट दे देता है।
क्या दे देगा? वेट। क्वेश्चन में प्रॉफिट के साथ साथ वेट दिया होगा। वेट ऐसे लिखा होगा 1 2 3 4 5, हमेशा ये असेंडिंग फॉर्म में ही दिखाई देगा। वेट हमेशा आप देखोगे छोटे से बड़ा ही जाएगा। कोई दिक्कत? अब देखिए, अभी तक सिर्फ प्रॉफिट दिया था, अब प्रॉफिट साथ क्या दे दिया? इसको क्या कहते हैं? वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड या फिर मल्टीप्लायर मेथड। अब इसमें किया क्या जाता है? अभी तक जो तू फॉर्मूला लिखते थे एवरेज प्रॉफिट का, वो सम ऑफ प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर लिखते थे। यहां पे जो प्रॉफिट होगा, फॉर्मूला वेटेड एवरेज प्रॉफिट का सम ऑफ प्रोडक्ट, सम ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टोटल वेट। क्या लिखेंगे? सम ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टोटल वेट। अब ये प्रोडक्ट क्या होता है? प्रोडक्ट तो सभी को पता होगा। प्रोडक्ट मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई। कोई दिक्कत? नाम से ही पता चल रहा होगा मल्टीप्लायर मेथड। तो यहां मल्टीप्लाई होगा किन चीज का? प्रॉफिट और वेट का। पहले बताओ कितना है, इसके बाद 3000 निगेटिव में। ये याद रखिएगा, अगर ये लॉस है 3000 लॉस ही तो आएगा। अब पता चले यहां लॉस है, यहां प्रॉफिट लिखे हो, जोड़ दिए, तो फिर कहोगे सर लिख के तो आए थे सब, टीचर से दुश्मनी थी, टीचर काट लिए नंबर। हम तो कॉपी निकलवा लेंगे। कॉपी निकलवा बोर्ड की, अच्छा हाँ हाँ, बस तो पता नहीं दिमाग का, बस यही थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। चलो आगे, कोई डाउट? फटाफट इसको जोड़ के बताओ कितना आएगा, जल्दी बताओ। एक 27, 1,27,000। ये 1,27,000 क्या आ गया? सम ऑफ प्रोडक्ट आ गया। और दूसरा क्या चाहिए फॉर्मूले में? टोटल वेट। वेट कितना था? 5 4 9 3 12 2 14 1 15। ये हो गया टोटल वेट। कोई दिक्कत? चलिए, हमें क्या चाहिए? सबसे पहले वेटेड एवरेज प्रॉफिट चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? सम ऑफ प्रोडक्ट 1,27,000 डिवाइड बाय 15, बताओ कितना आएगा? जल्दी बताओ। कितना होगा? देखो 15 8 120, 7 बचेगा, 15 चौको 60, 10 बचेगा, 15 छक 90, 15 छक 90 0.67। मतलब हम यहाँ पे लिख लें 84 67 लिख लें, कोई दिक्कत? इतना आएगा। चलो राउंड फिगर में इतना लिख लिए। अब इसका क्या निकालनी है? गुडविल। सिंपल मेथड में गुडविल निकालने के लिए क्या होता था? एवरेज प्रॉफिट इनटू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यहां भी वही है। वेटेड एवरेज प्रॉफिट कितना है? 84 67 इनटू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में अगर परचेजिंग ईयर दिया है तो यहां 2 परचेजिंग ईयर लिख दिए। अगर टाइम्स दिया है, टाइम से मल्टीप्लाई। परसेंटेज दिया है, परसेंटेज लिख दो। जैसा क्वेश्चन में कहे वैसा लिख दो। गुडविल आ गई? कोई दिक्कत? मल्टीप्लाई हो जाएगी? वो भी बताऊं? हो जाएगा भैया। दोनों मेथड में कोई दिक्कत है? सिंपल मेथड और मल्टीप्लाइड मेथड में कोई दिक्कत हो तो बताओ, पूछ लो कि सर मुझे यहां पे ये समस्या बता दीजिए। बोलो भाई, आ गया? कोई डाउट नहीं है? लिख लीजिए फटाफट। अब अच्छा, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है। जैसा 2 ईयर परचेज, 3 ईयर परचेज, 5 ईयर परचेज, जो दिया होगा वो। मैंने तो अभी 2 ईयर दिया था ना, वो लिखा है, वो क्वेश्चन लिखा हो। हाँ 3 हो जाएगा, 5 होगा 5 हो जाएगा, 10 होगा 10 हो जाएगा। दो मेथड हो गए कि एक हुआ? क्यों? एक मेथड हुआ, 2 मेथड हुआ? गधे, एक ही मेथड हुआ। दो कहां से हुआ? वाह, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का भी एक ही मेथड हुआ है, एवरेज प्रॉफिट मेथड।
उसके दो पार्ट थे, एक सिंपल एवरेज मल्टीप्लायर। नहीं सर, दो पढ़ ली, दो मेथड हो गया। चलो एवरेज प्रॉफिट वो हो गया इसमें। देखो अभी मैं इसी में एक बेसिक बता रहा हूं, मुझे एब्नॉर्मल लॉस वाले क्वेश्चंस आते हैं, उसके मैं क्वेश्चन बताऊंगा तो वो समझ में आ जाएगा। बस यही 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, एक विदाउट इंक्लूड एब्नॉर्मल लॉस एंड एब्नॉर्मल प्रॉफिट, एक इंक्लूड बनता है। आगे बताएं कॉन्सेप्ट आ गया एपी का। अब एसपी पे चलें। एपी के बाद एसपी पे आते हैं, हटाने से। चलो बस ध्यान दीजिएगा, सभी में ये एक जैसा है, चेंज इन पीएसआर हो, चाहे एडमिशन हो, चाहे रिटायरमेंट या डेथ, या सिंपल भाषा में कहें तो रिकॉन्स्टिट्यूशन, ये सब में एक जैसा है। बार बार नहीं बताऊंगा, बार बार सिर्फ तुमको वीडियो बताएगी। ठीक, आगे चलो दूसरा मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड। अच्छा मैन मतलब क्या होता है? मैन मतलब आदमी, और सुपरमैन मतलब मैन मतलब आदमी हो गया, और सुपरमैन मतलब सुपर आदमी, महान आदमी। अच्छा देखो, कोई आदमी सुपर कब बनता है? जब उसके अंदर जब ऊपर हो जाए। कोई भी आदमी सुपर कब बनता है? जब वो ऊपर हो जाए, नहीं तो सुपर कहाँ? देखो कोई भी आदमी सुपरमैन, भाई मैन से सुपरमैन क्यों हुआ? क्योंकि जो मैन है ऑलमोस्ट सबकी क्वालिटी एक जैसी है, एक नॉर्मल उनके अंदर हैबिट्स है, जो उनसे थोड़ा हट के होता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है, उसे क्या कहते हैं? सुपरमैन। अगर आपके बीच में कोई सुपरमैन है क्यों सुपरमैन? ये सुपरमैन है। चलो ध्यान से, अभी आपने क्या पढ़ा? ध्यान से, जो नॉर्मल से थोड़ा ऊपर हो उसे क्या कहते हैं? सुपर। नॉर्मल से ऊपर सुपर। कोई दिक्कत? अब ध्यान से बात को समझिए। जब कोई बिजनेस स्टार्ट किया जाता है तो हम पहले गेस हो जाता है नॉर्मली इतना प्रॉफिट तो होगा। अगर इसका 1 लाख हम कैपिटल लगाते हैं तो 1 लाख कैपिटल लगाए तो महीने भर में 5% तो प्रॉफिट होगा ही होगा, ये नॉर्मल है, इतना तो होगा। तो नॉर्मल प्रॉफिट तो सभी को होगा। उस बिजनेस में जितने भी लोग इन्वॉल्व होंगे और उतनी कैपिटल लगाएंगे, उन सभी को 5% नॉर्मल होगा। नॉर्मल तो सभी के लिए है। अगर आपने मेहनत की और आप उससे ज्यादा प्रॉफिट कमा लिए तो जितना भी ज्यादा कमाएंगे वो क्या कहलाएगा? सुपर प्रॉफिट कहलाएगा। कोई दिक्कत? तो नॉर्मल से ऊपर सुपर। आगे बढ़े। इसमें सबसे पहले हमें नॉर्मल प्रॉफिट निकालना होता है। क्या निकालना होता है? नॉर्मल प्रॉफिट। कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100। कोई दिक्कत? इसका मतलब जितनी कैपिटल आपने एम्प्लॉयड की है बिजनेस में उसका 5%, 10%, 6% ये नॉर्मल प्रॉफिट होता है। ये नॉर्मल प्रॉफिट होता है, तो नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। अब नॉर्मल प्रॉफिट के बाद हम क्या निकालेंगे? सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट जो नॉर्मल से ऊपर वही सुपर। तो बताओ यहां पे देखो, या तो एक्चुअल दिया हो या फिर एवरेज प्रॉफिट ले लेते हैं। ध्यान से समझिएगा, या तो एक्चुअल प्रॉफिट दिया हो, एक्चुअल में इतना प्रॉफिट हुआ था। एक्चुअल नहीं दिया तो कौन सा प्रॉफिट लेते हैं? एवरेज। एवरेज प्रॉफिट निकाला कैसे आता है अभी बताया हूं, निकालने में कोई दिक्कत? चलो एवरेज प्रॉफिट माइनस, यस दोनों नहीं आता, दोनों में से कोई एक, या तो एक्चुअल दिया होगा या तो एवरेज दिया होगा। एक्चुअल नहीं है तो एवरेज निकालो, एवरेज नहीं तो एक्चुअल दिया होगा, दोनों में से कोई एक लेना। ये माइनस नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं पता चल गया। तो भैया एक्चुअल प्रॉफिट मान लीजिए, नॉर्मल प्रॉफिट सभी को 10,000 होता था, सभी को 10,000 होता था, लेकिन हमने मेहनत की, हमको 25,000 प्रॉफिट हुआ।
तो एक्चुअल से नॉर्मल से कितना ज्यादा है? 15,000। भाई सभी को 10 होता है, हमको 25 हुआ, तो 15,000 ज्यादा हुआ ना, और यही 15,000 क्या कहलाएगा? जैसे ही सुपर प्रॉफिट आएगा क्या निकालना है? सुपर प्रॉफिट इनटू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर नहीं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में जो भी कहेगा उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, चाहे वो परचेजिंग ईयर हो, चाहे वो परसेंटेज हो, चाहे जो भी हो। कोई दिक्कत नहीं आया समझ में? आ गया? एक क्वेश्चन किया जाए इसका छोटा सा, और फिर खत्म हो जाएगा। हटा दीजिए। देखो, मान लीजिए एबीसी थे पार्टनर, इन्होंने बिजनेस में जो कैपिटल एम्प्लॉयड की, कैपिटल एम्प्लॉयड की वो थी 5 लाख। कितना थी? 5 लाख। और जो इस पर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मिलता है वो कितना है? 10% पर एनम। इनको बिजनेस में एक्चुअल जो प्रॉफिट हुआ था, यहां पे मैं एक्चुअल प्रॉफिट लिख देगा, वो था 1,20,000। अगर एक्चुअल प्रॉफिट नहीं दिया होगा तो कौन सा प्रॉफिट लेना है? एवरेज निकालना है। कोई दिक्कत? और जो गुडविल कैलकुलेट होगी वो होगी 3 टाइम्स ऑफ सुपर प्रॉफिट। गुडविल कैसे निकालनी है? 3 टाइम्स ऑफ सुपर प्रॉफिट। यहां पे मैंने परचेजिंग ईयर नहीं दिया, यहां क्या लिखा है? कोई दिक्कत? स्टार्ट किया जाए, निकाला जाए? चलो, अब जाहिर सी बात है, जब लिखा है 3 टाइम्स ऑफ सुपर प्रॉफिट तो कौन सा मेथड लगेगा? सुपर प्रॉफिट मेथड। सबसे पहले क्या निकालते हैं?